वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने 24th लेक्चर डाला था मैग्नेटिक्स के ऊपर। उसी सीरीज़ में मैं एक लेक्चर और डालता हूँ, उसी के आगे प्रोसीड करूँगा। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा क्या डिस्कस किया था? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद करिए, मैंने कहा था, देखिए बेटा, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो हमने बात की थी, ठीक है, और हमने कहा था इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जीरो होगा। वो सब्सटेंस हमारे क्या कराते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर इसको बहुत आसानी से समझना, ऐसा क्यों होता है? इस एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मान लो इसकी बात करें, एक पेयर है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, एक का मोशन एंटी क्लॉकवाइज और एक का क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? फील्ड की एब्सेंस की बात करें, देखो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी को पता होगा बेटा, जब भी मैं बात करता हूं एटम की, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक सेंट्रल कोर न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एक तो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करते हैं और साथ साथ ये स्पिन मोशन परफॉर्म करते हैं। याद रखो अपनी पोजीशन। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो पेयर बनाएंगे उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अपोजिट होना चाहिए, तभी पेयर बनेगा, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा। तो मैंने पहले ही कहा कि इसके अंदर क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक का एंटी क्लॉकवाइज और एक का क्लॉकवाइज, इट मींस इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा पेयर का, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जब एक पेयर का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा तो सर्टेनली सारे के सारे क्या हैं? हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए एटम का, इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब ये चीज कैसे होती है इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक पेयर का जीरो कैसे होगा दिखाता हूँ। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड की बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने पहले ही कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के मोशन को हम अलग अलग ले रहे हैं। मान लो इसका एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो इसका क्या ले लेंगे हम? क्लॉकवाइज। इसको समझना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कब करेगा? एक आप जानते हो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्लस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इसकी बात करें तो यहां भी वही चीज है, वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, समझ गए होंगे। ये प्रोवाइड करेगा इसको सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस तो है नहीं, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, फोर्स जो Cp प्रोवाइड कर रहा है वो सेम है, तो स्पीड भी सेम ही तो होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, अलग अलग तो नहीं होगी। अब देखिए जरा यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है एज अ करंट कैरिंग लूप। तो अगर हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएं, देखिए तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। जब करंट इधर है तो ये पोल क्या बन जाएगा, साउथ, और नीचे वाला क्या बनेगा, इसके नीचे वाला पार्ट नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। बात समझ में आ गई, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। वहां पे क्या होगा, अगर आप इसको देखें तो करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो ये बन गया नॉर्थ, अंदर वाला साउथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ मींस अब जो होगा वो डॉट होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो एक का ये एम आया, एक का ये एम आया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बोलो मेरे बच्चे, एम माइनस एम क्या हो गया जी। तो इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन थे 1 और 2, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। मिस पेयर का मैग्नेटिक मोमेंट नेट क्या है, 0 है। और सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो तो क्या होगा। देखिए बताइए, समझना, इन बताया था मैंने, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो एटम होगा वो गेन करेगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, बट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बताया था मैंने। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों। देखिए मैं पहले वही केस लेके चलूंगा। देखिए मेरे बच्चे, अब मैं करंट कैरिंग लूप हमेशा इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट होगा, ये ध्यान। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, एक का एंटी क्लॉकवाइज और एक का क्लॉकवाइज, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अंदर ही लगेगा, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, है ना मेरे बच्चे। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर मान लो या बाहर मान लो। तो मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लिया, डॉट, नॉन जीरो। ठीक है बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। हमें उसका डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा और वो चेक करेंगे बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मींस अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। देखिए चलो मैं इसी की बात कर लेता हूं। फील्ड हमारी बाहर है, फील्ड हमारी बाहर हो गई और इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो थंब की तरह गया सेंटर की तरफ। मींस इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो अंदर की तरफ, और इस वाले में देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो करंट इधर, तो फोर्स बाहर आ गया। मींस यहां पे फोर्स जो होगा इलेक्ट्रॉन पे वो होगा बाहर। अब समझिए, तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा जो सीटी प्रोवाइड करता है वो क्या होगा, Fe प्लस Fe।
अरे जुड़ जाएगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल फोर्स बढ़ेगा तो क्या ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ जाएगी। V डैश इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो जब V बढ़ेगी तो क्या होगा? टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई r बाई v। ये बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होगा तो I इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन टी। ये अगर डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगी, और अगर करंट इंक्रीज होगी तो आप जानते हो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए। तो ये अगर बढ़ेगी तो m बढ़ जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले था, क्रॉस। इसको इससे कंपेयर करो। बात समझ में आ गई? मींस इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया और इसमें क्या होगा? बिल्कुल सेम वही एफ नेट क्या होगा? जो mv स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करेगा, डबल डैश कर लो, और ये क्या होगा? Fe माइनस Fm। तो ये कम हो गया ना वेलोसिटी, v डबल डैश छोटा होगा v से। तो अब जो m होगा हमारा, उसका डायरेक्शन डॉट था, देखो यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? m माइनस डेल्टा। क्या बात समझ में आ गई? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब क्या हुआ इस केस में? m प्लस डेल्टा m माइनस m प्लस डेल्टा, ये कट गया तो ट्वाइस डेल्टा। इतना मैग्नेटिक मोमेंट वो गेन करेगा। कब? जब हम फील्ड की प्रेजेंस की बात करेंगे। बात समझ में आ गई इस चीज को? अब एक चीज बताइए, इसका डायरेक्शन किधर आएगा? देखिए, जो ज्यादा वाला होगा उसकी तरफ आएगा, इस अंदर की तरफ आएगा। तो फील्ड इधर है और m इधर है। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वो अपोजिट होगा मैग्नेटिक फील्ड। तभी हम कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा? तो बेसिक जो रीजन था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। समझ गए मेरे बच्चे? अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, और इसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? देखिए मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी आती है आपसे। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, मैं डिस्कस करता हूं। जैसे फर्स्ट लेते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, मान लो एक पोल है, मैग्नेटिक पोल, जो एक्सटर्नल फील्ड को प्रोड्यूस करेगा नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें अगर हम कोई भी एक स्पेसिमेन ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दें फ्रीली, ये क्या है हमारा? स्पेसिमेन ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये हमेशा स्टे करेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसका ये सेंस रोटेट हो जाएगा। समझ गए आप? मींस लॉन्गेस्ट साइड बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज L, दिस इज D। तो L जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा D। पहली बात। सेकंड जो प्रॉपर्टी मेरे बच्चे है वो हम डिस्कस करते हैं, बहुत आसान है।
कि मान लो एक U ट्यूब ले लें और हमने इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया, ये मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस H2, ठीक है मेरे बच्चे। अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट लगा दूं तो यहां फील्ड बढ़ जाएगी, यहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में और ये मूव करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या है हमारा, वीक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, मींस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें in non-uniform magnetic field will move कहां से, from the region of strong magnetic field to the region of weak magnetic field, from region of strong magnetic field to weak magnetic field। बात समझ में आ गई। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। देखिए, मान लो दिस इज द मैग्नेटिक पोल और हमने स्पेसिमेन ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया, स्पेसिमेन ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा। तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास नहीं होने देगा, मींस it does not allow to pass क्या, magnetic line of forces through them। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। अब देखिए, एक लाइन तो हम दिखा देते हैं, बाकी जो आप दिखाओगे वो इस तरीके से दिखाओ। समझ गए मेरे बच्चे। अब देखिए यहां पे बहुत आराम से समझिए, यहां जो हम बात कर रहे हैं कि जब इसके अंदर लाइंस पास नहीं होंगी तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा एक ग्रेटर एक्सटेंट तक, मींस जो बी होगा वो छोटा होगा डी नॉट से। एयर वैक्यूम में लाइंस ज्यादा पास होती थी ना मीडियम से, तो यहां पे अगर हम बात करें म्यू आर जो होता है, क्या होता है बेटा, म्यू बाई म्यू नॉट या बी बाई बी नॉट। तो ये छोटा है ये बड़ा है तो लेस देन 1 आएगा। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो क्या थी मेरे बच्चे, म्यू आर माइनस 1, ये 1 से कम है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। इसको याद रखना बेटा। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो हमेशा नेगेटिव होगी। समझ गए मेरे बच्चे। अब देखिए जरा मैं इसी को समझाता हूं तुम्हें।
आपने कहा कि अगर मान लो हम ये परफेक्ट डायनेमिक सब्सटेंस नहीं है, अगर मैं परफेक्ट डायनेमिक सब्सटेंस लेता तो कुछ अलग पोजीशन होती। ये ले लिया हमने परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। It will not allow to pass even a single magnetic line of forces through them. समझ गए मेरी बात? एक भी लाइन को पास नहीं होने चाहिए। और परफेक्टली डायमेट्रिक जो सब्सटेंस होते हैं इससे बनाए जाते हैं हमारे सुपर कंडक्टर। तो इस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, जो म्यू आर है बी बाई बी नॉट, ये होगा 0। तो ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू आर -1, ये फैक्टर 0 है तो ससेप्टेबिलिटी हमारी क्या आएगी, दैट इज -1। बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? एक चीज और ध्यान देना, ससेप्टेबिलिटी माइनस में है हमारी तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस independent on temperature of substance। समझ भी गए होंगे? ठीक है। तो अगर हम ग्राफ खींचें ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ, दिस इज चाइम एंड दिस इज टेम्परेचर, तो ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी नहीं बेटा। तो कैसा ग्राफ आएगा, नेगेटिव होती है, ये आएगा, याद रखना इसको, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, <0 मीन्स नेगेटिव। इसको नोट करके आप डाल सकते, दिस इज नोट। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने बताया। ये परफेक्टली डायमेट्रिक सब्सटेंस नहीं है। परफेक्टली डायमेट्रिक सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग सुपर कंडक्टर, जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो फास्ट मूविंग मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं, उनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए। समझ गया? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में रफ करने के बाद। देखिए मेरे बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा भी गया कई बार, जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज it present in para as well as ferromagnetic substance। ठीक है बेटा? पैरा और फेरो में भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा है उनमें भी डायमेट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अगर आईएच कर्व हम ले, प्रॉपर्टी का एक पार्ट है आईएच। आई आप समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जो आईएच कर्व आएगा वो आएगा ये वाला,
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो IH कर्व है हमारा, ये आएगा, स्मॉल होता है I और नेगेटिव होता है, वेरीज लीनियरली विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ गए मेरी बात? ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी। एक चीज और ध्यान देना, जो मैं डिस्कस करता हूं प्रॉपर्टी, आपने पहले ही कहा कि B छोटा होगा B नॉट से, तो अबाउट म्यू आर क्या होगा? म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर क्या था? म्यू बाई म्यू नॉट, और म्यू छोटा है म्यू नॉट से, तो इसकी बात अगर हम करें तो म्यू आर जो होगा वो छोटा होगा 1 से और 0 से बड़ा होगा। तो सिर्फ अगर ये लिखा जाता है, इसका मतलब हमारा क्या है? दिस इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप समझ में आ गई बेटा? यही कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है मेरे बच्चे, लगभग हमने सारी प्रॉपर्टीज आपकी डिस्कस कर ली। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी जिनको हमने आपको डिस्कस किया। क्या बताया पूरा डायमेटिक के बारे में, डायमेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एग्जांपल्स दिए उनके, मैंने बताया कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों होता है, और उसकी हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की। अब हम बात करते हैं किसकी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। देखिए बात कर रहे हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए इसमें वो सब्सटेंस जिसमें इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, means in absence of magnetic field, individual atom possess net magnetic moment. Even in the absence of magnetic field, मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को 0 ले लें, तब भी जो इंडिविजुअल एटम है इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस, but whole substance का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 0 होगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक। ऐसा इंडिविजुअल एटम का 0 नहीं है, बट इवन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट सब्सटेंस का 0 होगा। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। जैसे मैं एक स्पेसिमेन लिया बेटा, ये दिख रहा होगा आपको, और हमने फील्ड की एब्सेंस ले ली, तो इसमें जो एटम्स होते हैं हमारे वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लाइक दिस। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मींस चूंकि एटम्स
आर रैंडमली ओरिएंटेड, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है मेरे बच्चे, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, देखना, तो मान लो ये फील्ड लगा दी, तो जितने एटम्स हैं हमारे जो रेंडमाइज फॉर्म में थे, अब वो अलाइंड हो जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों अलाइंड हो जाएंगे, आप जानते हो, जैसे मान लो ये एटम है और हमने ये फील्ड में रख दिया, तो इस पे एक टॉर्क लगता है, याद होगा mb sin थीटा। ये टॉर्क इस एटम को अलाइन कर देगा किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब सारे के सारे एटम्स हमारे अलाइन हो जाएंगे तो डेफिनेटली पूरा का पूरा सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट गेन करेगा, और वो किधर गेन करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसलिए अगर हम इसको किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो ये उसकी तरफ स्लाइटली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में